बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली से, जहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैक्ट हैंडबुक लॉन्च की गई है, जिसमें अब तक महिलाओं पर कोई भी अब अभद्र टिप्पणी नहीं की जा पाएगी। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बच्चों के हाथों में कलम की जगह झाड़ू दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मांजरा, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां बच्चों की किताबें बस्ते में नहीं बल्कि कबाड़ में नजर आ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैक्ट हैंडबुक लॉन्च कर दी है। अब फैसले दलीलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 8 मार्च को महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में हुए इवेंट में कहा गया था कि कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल रुकेगा। जल्द डिक्शनरी भी आएगी। हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य भी बताए गए हैं। इन्हें कोर्ट में दलील देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने के लिए यूज किया जा सकता है। बता दें, हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी लागू की जाएगी। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम निर्णय लिया है, जहां पर आपत्तिजनक शब्द अब इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में इवेंट हुआ था। कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अब रोक दिया जाएगा। जल्द डिक्शनरी भी आएगी। हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य भी बताए गए हैं। इन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने और उनकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है। बता दें, यह हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी है। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी धनोपिया फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर पर। सर, यहाँ पर ये बड़ा और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के सम्मान में लिया गया है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छे निर्णय को आज लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने जिस तरह से हैंडबुक जारी की है और हैंडबुक में महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरह का ध्यान रखा गया है, ये शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो होना बहुत पहले चाहिए था। नीचे की दूसरे जो कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट हैं, उनको इन सब बातों को ध्यान रख के कार्यक्रम करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से महिलाओं, माताओं, बहनों का अपमान शब्द उनके साथ लिखे जाते थे, दोहरे अर्थ निकाले जाते थे, उनके शब्दों को पढ़ने के बाद एक व्याख्या अलग तरीके से अलग अलग ढंग से निकालते थे, उन सबको खत्म करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय लेकर एक हैंडबुक जारी की है, कॉम्पैक्ट हैंडबुक। उसमें सारी चीजों का है कि कौन से आपत्तिजनक होंगे, कौन से नहीं होंगे, किसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, किसका नहीं निकाला जाएगा और क्या उसमें लिखा जाएगा। और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे के लोअर कोर्ट तक के लिए है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे माता बहनों का सम्मान होगा और मैं समझता हूँ कि जो निर्णय 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर लिया गया था, उसका आज कानूनी जामा पहनाया गया है या उसको लीगल उसमें रखा गया है, तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं बधाई देता हूँ। और हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने जिस तरह का निर्णय लिया है, ऐसे ही निर्णय सारी चीजों में और लिए जाएं तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम साबित होंगे। जी सर, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, समानता यहाँ पर देखने को अब मिलेगी। निश्चित रूप से एक बात साफ है कि लोग जिस तरह से आज भी हमारे देश के अंदर मेल और फीमेल में जो एक अंतर समझते थे, जो इस तरह का एक डिवाइड किया हुआ था, लोग जो कानून की भाषा में या दूसरे आमचाल भाषा में, उन सब के लिए अब आज से रोक लग जाएगी और इस बात का एक माना जाएगा कि सब सम्मान एक ही रहेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके शब्दों का प्रयोग एक ही रहेगा और सबके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होगा। खासकर माताओं बहनों के लिए जिस तरह की स्थिति उन्होंने निर्मित की है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपत्ति शब्द जो थे उनकी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी, कौन कौन से आपत्ति शब्द होंगे। अगर मान लीजिए कोई वकील बोलता भी है न्यायालय में बुलाता है, तो न्यायालय की ड्यूटी होगी कि उन वकीलों के द्वारा बोले गए शब्द के स्थान पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बुकलेट जारी की है, उसमें जो शब्द का बात लिखा गया है वो सब लिखा जाए और उसका वही अर्थ पढ़ा जाए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ये बिल्कुल बहुत ही
आवश्यक कदम उठाया गया है। जी सर, यहाँ पर वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी ये चीज लागू की जाएगी? वही आपसे पूर्व निवेदन कर रहा हूँ कि जब अगर कोई वकील अपने आर्गूमेंट में या अपने आवेदन में या किसी भी दस्तावेज में ऐसे शब्दों को लिखता है जो पहले से रूढ़िवादी दस्तावेज शब्द चले आ रहे हैं, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन शब्दों के लिए जो नए शब्द होंगे, जो सम्मानजनक शब्द होंगे, वो प्रयोग किए जाएंगे। अगर आपने नहीं भी किए हैं तो इट इज ड्यूटी ऑफ दी जज कि वो उस शब्द का ही प्रयोग करें जो शब्द उनकी डिक्शनरी में लिखा गया है। उसके व्यक्ति के द्वारा, अधिवक्ता के द्वारा या किसी पक्षकार के द्वारा किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनको अगर उस पर प्रतिबंधित किया गया है तो उनको पालन करना, उनका मतलब ध्यान रखना, ये ड्यूटी जजेस की भी होगी और एक अच्छा कदम रहेगा। और नीचे के कोर्ट से अगर चीज छट कर जाएगी और व्यवस्था होकर जाएगी तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहेंगे और इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और कम से कम हम लोगों की सोच भी बदलेगी और महिलाओं के प्रति, माता बहनों के प्रति जिस तरह की एक अलग अलग बातें होती हैं, जो दोहरे शब्दों का प्रयोग होता है, वो सब बंद होंगे। ये बहुत ही सराहनीय कदम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पे थे वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी धनोपिया सर, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत ही स्वागत योग्य कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाया गया। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। जो यहाँ मंगलवार की रात छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बता दें, यह बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में देर रात शुरू हुई, जो लगभग 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस चुनाव समिति के दीपक बैज ने की। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के फॉर्मूले और रणनीति पर चर्चा की गई है। बताते हैं, बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि ब्लॉक स्तर पर दावेदारों के आवेदन लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव, विचार और सुझाव रखे हैं। टिकट दावेदारी को लेकर भी बातें हुई हैं, आगे और चर्चा की जाएगी। शुरू में आवेदन लेने की बात हुई थी, जिसके तहत 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। 24 अगस्त तक ब्लॉक की मीटिंग होगी, जिसमें दावेदारों के आए आवेदन से 1 या 2 से लेकर 5 नामों का पैनल बना सकते हैं। नहीं है ये, देखो आवेदन तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन उन्हें अपना ब्यौरा भी देना पड़ेगा, अपना क्या उन्होंने कार्य किया क्या नहीं। और ये छंटनी हमेशा से होती रही है, छंटनी होती जाती है, आखिर में जाकर पीसी देखता है इसको, जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है हमारी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी आती है और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो वहाँ तक जाए। सबकी राय यही थी कि 2 चीज़ होनी चाहिए, निष्ठा पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति, और दूसरा विनेबिलिटी। देखिए, ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। मंगलवार की रात छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में देर रात शुरू हुई। बता दें, जो लगभग 2.5 घंटे तक चली है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस चुनाव समिति के दीपक बैज ने की है। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के फॉर्मूले और रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि ब्लॉक स्तर पर दावेदारों के आवेदन लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव, विचार और सुझाव रखे हैं। टिकट दावेदारी को लेकर बातें हुई हैं, आगे और चर्चा की जाएगी। शुरू में आवेदन लेने की बात हुई, जिसके तहत 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। 24 अगस्त तक ब्लॉक की मीटिंग होगी, जिसमें दावेदारों के आए आवेदन में से 1 या 2 से लेकर 5 नामों का पैनल बना सकते हैं। ये देखिए बड़ी खबर, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है सक्रिय हो गए हैं और अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है। मंगलवार की रात छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में देर रात शुरू हुई। बता दें, जो लगभग 2.5 घंटे तक चली है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस चुनाव समिति के दीपक बैज ने की है। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के फॉर्मूले पर रणनीति बनाई गई है, चर्चा हुई है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि ब्लॉक स्तर पर दावेदारों के आवेदन लिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बताया है कि बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव, विचार और सुझाव रखे हैं। टिकट दावेदारी को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है और आगे भी चर्चा की जाएगी। शुरू में आवेदन लेने की बात हुई थी, जिसके तहत 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। बता दें 24 अगस्त तक ब्लॉक की मीटिंग होगी, जिसमें दावेदारों के आए आवेदन में से 1 या 2 से लेकर 5 नामों का पैनल बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहां पर तेज हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, यहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव के बहुत कम समय शेष रह गए हैं, करीब 3.5 महीने का समय है। इसके मद्देनजर दोनों ही पार्टियां अपनी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है और इस तैयारियों के बीच में जो है अब सबसे महत्वपूर्ण है टिकटों का वितरण। टिकट का वितरण तो उसके लिए कल जो बैठक हुई है चुनाव समिति की, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, उसमें उसका क्राइटेरिया क्या होगा उसको फिक्स किया गया है और उसमें बताया गया है कि सबसे पहले ब्लॉक स्तर से आवेदन मंगाए जाएंगे। सभी ब्लॉक स्तर से आवेदन आएंगे। उस आवेदन की फिर स्क्रूटनी वहां पर होगी और फिर जिला स्तर से जो है प्रदेश चुनाव समिति को भेजा जाएगा। 5 नामों का पैनल प्रदेश चुनाव समिति को भेजा जाएगा। फिर प्रदेश चुनाव समिति उन 5 नामों के पैनल पर विचार करेगी और विचार करके उसको अंतिम रूप देगी और फिर उसको केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी, जहां से अंतिम रूप से कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। तो ये पहली बैठक थी जिसमें अंतिम रूप से जो है जो प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दिया गया है। 31 तारीख तक आवेदन मंगाए गए हैं। 31 अगस्त तक आवेदन आएंगे और उस आवेदन के बाद 31 अगस्त के बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में कैंडिडेट के नाम तय किए जाएंगे। जी संजय जी, रणनीति को लेकर या फिर बैठक में और किस बात को लेकर चर्चा की गई है? देखिए, बैठक में मूल रूप से चुनाव को लेकर के ही चर्चा हुई थी, क्योंकि चुनाव समिति की यह बैठक थी और चुनाव समिति में चुनाव की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से हो, कैंडिडेट का चयन किस तरीके से हो, बाकी अलग अलग और समितियां बनाई गई है। घोषणा पत्र की अलग समिति है, मुद्दों की प्रबंधन की अलग अलग समितियां हैं, तो बाकी चीजें देख रही है। लेकिन चुनाव समिति की बैठक में मूल रूप से जो कैंडिडेट का चयन है और किस तरीके से उनका चयन होगा, किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कब तक चयन किया जाएगा, इसी मुद्दे पर प्रारंभिक स्तर पर चर्चा हुई है। 31 तारीख के बाद जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तब तक आवेदन आ जाएंगे और उन आवेदनों पर फिर अलग अलग दिन बैठक करके प्रदेश चुनाव समिति नामों को अंतिम रूप देगी और उसके बाद उसको केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी, जहां से फाइनल होकर के कैंडिडेट तय किए जाएंगे, घोषित किए। जी संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि बैठक हुई और देर रात ये बैठक शुरू हुई थी, तो कहीं ना कहीं बैठक महत्वपूर्ण है और इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार जो है सक्रिय नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, फिर बार पलटवार का जो दौर है पक्ष विपक्ष में देखने को मिल रहा है। क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है विपक्ष की? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है राजनीतिक दल का और कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री निवास में, देर रात तक चली है। तमाम उसमें जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो मौजूद थे। कुमारी सैलजा, सभी जो सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ के AICC के वो मौजूद थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे, सभी जो मंत्रीगण है वो मौजूद थे, सीनियर विधायक जो चुनाव समिति के मेंबर बनाए गए हैं जिसमें धनेन्द्र साहू है, सत्यनारायण शर्मा है, तमाम लोग मौजूद थे। सामान्य बैठक थी पार्टी की। जहां तक दूसरे दल की प्रतिक्रिया का सवाल है तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आई है अभी तक क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी राजनीतिक दल का ये सामान्य हिस्सा होता है काम करने का।
तो कोई बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कांग्रेस की जो है बैठक देर रात शुरू हुई और इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए, नेता शामिल हुए। इसके साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहाँ एक ओर बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर सरकार इतने प्रयत्न कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी योजनाओं को पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां पर चौथी पांचवी क्लास की छात्राएं चारा घास सफाई करते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, शासकीय प्राथमिक पाठशाला जडही टोला गिधेर स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूली बच्चों से घास की सफाई कराई है, चारे की सफाई कराई है। जब इस सफाई को लेकर न्यूज आर की टीम ने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि ऐसा करने के लिए प्रिंसिपल ने उन्हें कहा था। आप लोगों को सफाई करने के लिए कौन बोला है बेटा? सर। कौन सर? क्या नाम है सर का आपके? गेंदा सर बोले हैं। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं बेटा? झाड़ू करने के लिए। आपको भी बोले हैं? क्या नाम है आपका? अंजू कुमारी यादव। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4। और आप बेटा? 2 में। आप भी झाड़ू कर रही हैं, सफाई कर रही हैं? अच्छा, आपको भी सर ने बोला है झाड़ू करने के लिए, सफाई करने के लिए? अच्छा, क्या बोला है? क्या नाम है आपके सर का? जाते हैं स्कूल में बच्चे तो आखन झाड़ू बहारू सर बोलते हैं कि कर दिए, तो लड़का वो आखन झाड़ू बहारू सवेरे जाते हैं 10 बजे स्कूल में आते हैं तो झाड़ू बहारू कर लेते हैं, फिर स्कूल में बैठते हैं। अच्छा, सर बोलते हैं तो लड़का करते हैं। अब कल 15 अगस्त है तो मेरे सर जी बोला है तो लड़का आखन गंदगी है तो उसका रहे हैं। अच्छा, मैडम लोग उसका रहे हैं। तो अभी हमको कुछ मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि अब वो कि जब बजट आता है कि नहीं आता, लेकिन अब हमें सर ने बोल दिए कि वो एक्चुअली में बीएलओ हैं, तो वो मतलब वहाँ बीएलओ में बैठना है बोले, जहाँ बैठते हैं। तो उन्होंने बोले कि मैडम देख लीजिए लंच के पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट बच्चों से थोड़ा सा करवा लीजिए, ऐसा बोले। तो हम सफाई के लिए? जी, सफाई करवा लीजिए। कौन बोला आपको? सर ने? सर, हमारे सर ने। अच्छा अच्छा, सर का क्या नाम है आपका? सर गेंदल प्रसाद यादव। बच्चों से आप लोग क्यों काम करवाते हैं? अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता मनोज जायसवाल सिंगरौली से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ पर क्या कुछ पूरा मामला है? चौथी पांचवी के बच्चों से स्कूल के शिक्षा के मंदिर में ऐसा कृत्य बहुत ही निंदनीय है। तमाम योजना और तमाम दावा ठोक रही है शिवराज सरकार, लेकिन अगर हम बात करें सिंगरौली जिला का तो एक ऐसी तस्वीर बयां करती है। ये जीहड़ है जो गिधेर टोला बरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। मैं जब वहाँ पे न्यूज आर की टीम पहुंची तो बता दूं कि बच्चे वहाँ पे साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब मैंने बच्चों से बात करने का पूरा प्रयास किया कि आखिर बच्चे किस तरह से इनको कौन आदेश किया, कौन निर्देशित किया कि ये साफ सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे मौके पे मौजूद मैडम से जब मैंने उनसे जानकारी लिया तो मैडम ने बताई कि हमारे प्रधानाचार्य जो है गेंदल लाल यादव जी ने साफ सफाई करने का हमें निर्देश दिया था, उसी के सिलसिले में मैं साफ सफाई करवा रही हूँ। हालांकि जब मैं बच्चों से बात किया तो बच्चों ने साफ कहा कि यहाँ पे रोजाना की तरह हम लोगों को हमेशा प्रधानाचार्य के द्वारा बोला जाता है कि साफ सफाई आप लोग करो, जब भी होता है तो साफ सफाई हम ही लोगों से कराया जाता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं पूर्वी मैम, जिस तरह से एक तरफ शिवराज सरकार तमाम शिक्षा व्यवस्था की बदहाली तस्वीर आती जाती है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक करने की बात तो करती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरह से आज सिंगरौली जिले में शिक्षा व्यवस्था पे तो बिल्कुल चरम सीमा पे व्यवस्था आ चुकी है, और ना ही यहाँ तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भी बात करते हैं और न तो जिम्मेदार प्रशासन। आखिर ये कैसे होगा? इस जिले का पूरी तरह से रुकावट और जो यहाँ पे बनी हुई है ये सुविधा, इसको कौन करा पाएगा मुहैया? जी मनोज, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा नन्ही छात्राओं के द्वारा चौथी पांचवी की छात्राएं उनसे सफाई करवाई जा रही है। शिक्षकों का प्रिंसिपल के द्वारा ये आदेश जारी किए हैं, शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है? शिक्षकों ने कभी उस चीज को रोकने का प्रयास नहीं किया क्या? देखिए, जिस तरह से अभी मैं बात करूं कि रोकने की, तो रोकने के अभी तक प्रयास यहाँ पर जो मुख्यालय, आपको बता दूं कि करीब 40 किलोमीटर की दूरी है जो स्कूल दिख रही है जीहड़ गिधेर टोला, तो मुख्यालय 40 किलोमीटर की, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी, बात करें उनके तो कभी भी जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं होते और ना ही वहाँ जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब मौके पे वहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचेंगे तो जो वहाँ के प्रधानाचार्य उनकी मनमानी तो लगातार बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह शिक्षा विभाग की आप बात करें
हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी की, तो थोड़ा उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह शिवराज सरकार तमाम योजना लेके आती है, लाडली बहना योजना, अभी चरण पादुका योजना चला, लेकिन इन योजनाओं को जिस तरह वोटरों को लुभाने का काम कर रही है वो तो ठीक ही है, लेकिन जिस तरह अगर बच्चों की शिक्षा की बात करें तो बदहाली तस्वीर दिख रही है। कहीं न कहीं इस पे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से लेके प्रशासन भी मौन है। आखिर कौन करेगा इन पे कार्रवाई, सबसे बड़ा सवाल जनता के भी बीच में बन चुकी है। जी मनोज, जैसे कि आपने बताया शिक्षा मंत्री तो ठीक है, यहाँ पर ये जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में ये मामला है कि नहीं अभी, क्योंकि सबसे बड़ा जिले में अगर उच्च पोस्ट मानी जाए तो जिला शिक्षा अधिकारी की मानी जाती है। क्या जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में ये मामला है, और अगर है तो फिर क्या कार्रवाई की गई है? पूर्वी जी आपको साफ तौर से बता दें कि अभी तक जिस तरह मैं जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने का तमाम प्रयास तो किया फोन के द्वारा, हालांकि यहाँ पे व्यवस्था हो चुकी है, जिस तरह अगर खबरों के लेकर बाइट लेने के लिए अगर प्रशासन से हम लोग जाया करते हैं तो प्रशासन भी बाइट देने से मुकराती है। आखिर किस वजह से मुकराती है, सबसे बड़ा समझ से परे, क्या उनकी कहीं नकारात्मकता जो छुपी हो, कहीं उजागर न हो जाए इस वजह से नकाराती है। लेकिन सवाल है कि जब मैं शिक्षा अधिकारी से बात करने का प्रयास किया फोन से, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, और जिम्मेदार होने के नाते उन्हें फोन बैक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, तो कहीं न कहीं उन्हें भी ये चीज संज्ञान है और इस पे वो अपना मौन धारण की हुई है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे सिंगरौली से मनोज जायसवाल, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर सरकार चाहे लाख दावे कर रही हो शिक्षा के, लेकिन कुछ लोग जो है इसको पलीता लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक और सरकार छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने की कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में मुफ्त पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, मिड डे मील जैसी कई सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जा सके। तो वहीं दूसरी ओर कुछ टीचर चंद पैसों की खातिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें ये लोग बच्चों के लिए लाई हुई पुस्तकों को कबाड़ियों को बेच रहे हैं। जी हां, ताजा मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुडार के शासकीय प्राथमिक विद्यालय मजीरा से सामने आया है, जहां पर शिक्षक छात्रों की पुस्तकें बिना किसी आदेश के कबाड़ी को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब मामला उजागर होने के बाद बीओ मामले की जांच कराकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हालांकि पुस्तकें वर्तमान सत्र की हैं या फिर पुरानी हैं यह वही जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से शिक्षक स्कूल में कबाड़ी को बुलाकर सरकारी पुस्तकों का विक्रय कर रहे हैं, इससे शिक्षा विभाग पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में बुढार बीओ दीपक निगम का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, मामले की जांच कराकर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ के एक शिक्षक हैं जो प्रधानाध्यापक के रूप में मजीरा में कार्यरत है, श्री सुरेश प्रसाद, उनके द्वारा कुछ किताबें किसी अड़तिया को या किसी कबाड़ी को बेची गई हैं, ऐसी जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं उसके बारे में वहाँ के जो सेंट्रल प्राचार्य हैं उनसे बात करूँगा और बीआरसी से बात करूँगा कि सर इसकी जानकारी बीआरसी को दी गई है मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, क्योंकि 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी पुस्तक वगैरह साइकिल है, ये सारा काम बीआरसी के माध्यम से होता है। अब ये निश्चित रूप से बीआरसी को संज्ञान में लेना चाहिए कि किताबें शिक्षक ने किस परिस्थिति में बेची, और किताबें किसी भी सूरत में बेचना ये एक दंडनीय कार्य है। चलिए ठीक है, अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता शहडोल से पंकज राव लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, यहाँ पर पुस्तकें जो है बेचने का, विक्रय करने का मामला स्कूल से सामने आ रहा है शिक्षकों के द्वारा, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बताना चाहूँ पूर्वी जी की जिस प्रकार से सरकार तो अपना काम कर रही है, बच्चों के लिए हर एक चीज की व्यवस्था कर रही है। अगर पुस्तकें की बात करूं या खाने पीने की या उनके ड्रेस की बात करूं, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही, पर कहीं ना कहीं पर शिक्षक जो हैं उन किताबों को या उनकी सामग्रियों को छिप करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जी। आप देख रहे हैं शहडोल जिले का यह बुढार ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम प्राथमिक शाला मजीरा है, जहां पर उस शिक्षक ने उनसे कबाड़ी को बुला करके उन्होंने पूरी जो स्कूल की सामग्री थी, जो पुस्तकें थी, उन्हें बेच दिया। जी पूर्वी जी। पंकज, ये पुरानी किताबें थी, पुराने सत्र की किताबें थी या नई सत्र की किताबें थी, और इस पर अगर शिक्षकों के द्वारा एक रद्द किया जा रहा है तो इस पर प्रिंसिपल की क्या प्रतिक्रिया है, बाकी शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया इस पर निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, मैं बताना चाहूँ, मैं मौके पे गया हुआ था। जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो स्वयं उन पुस्तकों को बेच रहे थे, क्योंकि जो कबाड़ी आया था उन्होंने ही बताया, कहा कि पुस्तक जो प्रचार है उनके द्वारा बेची गई है, और वो पूरी तरह से जो भी पुराने सत्र की थी कि नए सत्र की थी, पर ये तो मुझे जानकारी नहीं, पर वहां पर वो पुस्तकें भर करके बेच रहे थे। आखिरकार किसके आदेश से? कहीं ना कहीं पर सरकारी जो सामग्री है उसकी बकायदे निविदा निकाली जाती है, या फिर शासन को कोई आदेश ऐसा आता है तब उन सामग्रियों को बेची जाती है। कहीं ना कहीं उन किताबों को अगर जो बच्चे हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा सकता था, पर शिक्षक ने उन किताबों को न देते हुए उन्हें कबाड़ी को बेच दिया गया। जी पूर्वी जी। यहाँ पर पंकज आप बताइए कि उच्च शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में ये मामला है क्या? अगर है तो क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा की गई है? पूर्वी जी, मैं बताना चाहूं कि इसकी जानकारी मैंने तत्काल मौके से ही बीआरसी बुढ़ार को दी गई। बीआरसी बुढ़ार का कहना था कि ठीक है, हम आपके द्वारा जानकारी मिल रही है, हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे। पर आज कई दिन हो चुके हैं, अभी तक ना किसी प्रकार से कोई जांच हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं पर वो हम मेरी बातों को या हमारी बातों को जिस प्रकार शिक्षक कर रहे हैं उसे इग्नोर करते दिखे हुए हैं। और वो उनका क्या कहना है कि कोई भी समस्या है उन वहां पर जाएं या फिर बीओ को बताएं या जिला अधिकारी को बताएं, क्योंकि वो हर एक बातों को इग्नोर करते और मीडिया से बचते हुए हरदम बीआरसी दिखते हैं। जी पंकज, यहाँ पर बच्चों का क्या कहना है और बच्चों के अभिभावकों का क्या कहना है इस पूरे मामले में, जब बच्चों की पुस्तकें ही कबाड़ियों को बेची जा रही हैं जहाँ पर, तो इस पूरे मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहूं, इसकी जानकारी जैसे विकासखंड बुढ़ार दीपक निगम जी को लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर उन्होंने टीम को भेज करके जांच करने की कार्यवाही की भी बात कही। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का कृत्य शिक्षक के द्वारा किया गया है वह कृत्य आपराधिक मामले में दर्ज भी हो सकते हैं, उनके ऊपर बाकायदे FIR भी होनी चाहिए, क्योंकि वो चोरी से कबाड़ी को सामान बेचा गया है। और उन्होंने जो शिक्षक थे उन्होंने किसी प्रकार की कोई जानकारी अपने अधिकारियों को या फिर किसी को भी नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर बाकायदे CAC भी होते हैं, BRC होते हैं और विकासखंड अधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। उन्होंने चोरी छुपे कबाड़ी को बुला करके पूरे शिक्षक पूरी भी जितनी भी बुक्स थी उन्हें बेच दिया गया। जी इसमें बच्चों के पेरेंट्स की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है क्या कि बच्चों के लिए लाइक किताबों को, पुस्तकों को बेचा जा रहा है? देखिए पूर्वी जी, मैं बताना चाहूं, अभी किसानी खेती का समय चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल में क्या है, जो भी इनके परिजन वगैरह हैं सब खेती किसानी में लगे हुए हैं और उन्हें जानकारी भी दी गई, पर वो क्या है किसी न किसी काम में व्यस्तता के कारण उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस प्रकार से शिक्षक को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें बच्चों के लिए शासन ने दी हैं, पर जो शिक्षक हैं वो गलत कर रहे हैं। इस प्रकार की टिप्पणियां परिजनों के द्वारा आई हैं। पर यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इस प्रकार की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को, BRC बुढ़ार को और विकास खंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई, पर कार्रवाई ऐसे शिक्षक के ऊपर क्यों नहीं की गई अभी तक? जी पूर्वी जी। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे पंकज राव, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है, BO को जानकारी दी गई है, शिक्षकों के द्वारा कबाड़ियों को पुस्तक बेचने का ये मामला सामने आया था। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।